गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जीएस डिस्कवरी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम उत्तराखंड के इतिहास में गोरखा शासन को डिस्कस कर रहे हैं। गोरखा शासन का पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड में गोरखों का आक्रमण देखा। गोरखों के उत्तराखंड के क्षेत्रों में प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, जिन्हें हम सामान्यतः सूबेदार कहते थे, उनसे संबंधित प्रमुख घटनाओं को हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा। आज हम गोरखा शासन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसके तहत हम गोरखों की प्रशासनिक व्यवस्था को डिस्कस करेंगे। कोई भी राज्य हो या कोई भी राजवंश हो, उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है उसका प्रशासनिक ढांचा। जितना बेहतर प्रशासनिक ढांचा किसी भी राजवंश के पास होगा, वो राजवंश उतने ही लंबे समय तक बेहतर शासन कर पाने में सक्षम बनता है। तो हम गोरखों के प्रशासनिक ढांचे को डिस्कस करेंगे। गोरखों के प्रशासनिक ढांचे से संबंधित आपकी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए कौन कौन से वो बिंदु हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। उदाहरण के तौर पर गोरखा प्रशासन में सबसे पहले हम गोरखों की राजस्व व्यवस्था देखेंगे। गोरखों की राजस्व व्यवस्था के तहत गोरखों के द्वारा गढ़वाल और कुमाऊं की जनता पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए गए। तो कौन कौन से वो टैक्स हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। इसके अलावा हम गोरखों की सैन्य व्यवस्था को देखेंगे, क्योंकि गोरखा अपने सैनिक प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने न केवल उत्तराखंड को जीता, अपितु हिमाचल प्रदेश तक इनके साम्राज्य का विस्तार था। आगे इनका अंग्रेजों के साथ संघर्ष होगा, वहां पर बड़े भयानक युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। उनको हम किसी अन्य पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो बेहतर सैनिक प्रशासन के कारण गोरखों का जो साम्राज्य था वो बहुत विशाल था, उत्तराखंड हिमाचल उसमें शामिल था। इसके अलावा हम गोरखों की न्याय व्यवस्था देखेंगे, जिसे हम सामान्यतः दंड व्यवस्था कहते हैं। इसे हम दीप या फिर दिव्य व्यवस्था भी कहा जाता है। इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां आपके सामने प्रस्तुत की गई है, जो आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण जो शब्दावली है, जहां पर विभिन्न प्रकार के शब्द उनका संबंध लिखा हुआ है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर आज हम गोरखों का प्रशासन डिस्कस करेंगे, जो परीक्षाओं के लिहाज से अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम गोरखों की राजस्व व्यवस्था देखते हैं। गोरखों की राजस्व व्यवस्था के तहत गोरखों के द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के टैक्स है। आइए उनको देखते हैं। पहला टैक्स है पुंगड़ी, या फिर इसे पुंगाड़ी टैक्स भी कहा जाता है। यह एक भूमि भूमि टैक्स था और सर्वाधिक आमदनी वाला टैक्स भी इसे कहा जाता है। तो पुंगड़ी या फिर पुंगाड़ी एक प्रकार का भूमि कर था, जिससे गोरखों को सर्वाधिक आमदनी प्राप्त होती थी। सुबांगी दस्तूर भी एक प्रकार का भूमि कर था, जिसे बीसी भूमि टैक्स भी कहा जाता है। अर्थात सुबागी दस्तूर से मतलब है कि प्रत्येक 20 भूमि पर गोरखों के द्वारा टैक्स की दर को नियत किया गया था। उसे हम बीसी भूमि टैक्स कहते हैं, जो कि सुबागी दस्तूर के रूप में वसूला जाता था। पगड़ी या फिर पगड़ी भी एक प्रकार का टैक्स था, जो कि जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त पर वसूला जाता था। अर्थात भूमि के हस्तांतरण या फिर भूमि की खरीद फरोख्त पर लिया जाने वाला टैक्स गोरखा काल में पगड़ी या पगड़ी कहलाता था। रहता बहता भी एक प्रकार का टैक्स था, जो कि छिपाई हुई संपत्ति पर वसूला जाता था। इसके अलावा मिजहारी टैक्स कुटीर उद्योग या फिर उद्योग धंधों पर वसूला जाने वाला टैक्स था। इसके दायरे में मुख्य रूप से शिल्पकार, चर्मकार और बढ़ई इत्यादि लोगों से मिजहारी टैक्स लिया जाता था। तो आपसे पूछेगा कि मिजहारी किस प्रकार का टैक्स था। यह एक उद्योग टैक्स था। टानकर, जिसे हम कपड़ा कर भी कहते हैं, यह बुनकरों से लिया जाता था, विशेष रूप से हथकरघा का कार्य करने वाले बुनकर, यानी हाथ से वस्त्र बनाने वाले बुनकरों से टानकर या फिर कपड़ा कर वसूला जाता था। मांगा एक प्रकार का टैक्स था, जिसे हम पाल टैक्स के रूप में भी जानते हैं, और यह प्रत्येक वयस्क नौजवान से वसूला जाता था। बद्रीदत्त पांडे का कहना है कि मांगा कर युद्ध काल में ही लिया जाता था। या तो सैनिक को सेना में शामिल होना पड़ेगा, सेवा देनी पड़ेगी, या फिर उसे टैक्स देना पड़ेगा, जिसे हम मांगा टैक्स कहते हैं। घरही पिछई भी एक प्रकार का टैक्स था, जिसे हम मोकर के नाम से संबोधित करते हैं। यह प्रति परिवार या फिर प्रति मवासी वसूला जाता था। प्रत्येक घर या प्रत्येक परिवार पर भी टैक्स लगाया गया था, जिसे हम घरही पिछई या फिर मोकर कहते हैं। शायर भी एक प्रकार का टैक्स था, जो कि चुंगी एवं सीमा शुल्क के रूप में वसूला जाता था। इसके अलावा मेजबानी दस्तूर गोरखाकालीन एक टैक्स था, जो कि गोरखों के द्वारा सुरक्षात्मक एवज में वसूला जाता था। यह जो मेजबानी दस्तूर टैक्स था, यह मराठों के चौथ कर के समान होता था, जो कि सुरक्षा के एवज में जनता से वसूला जाता था। सोनिया फागुन भी एक प्रकार का कर था, जो गोरखाकालीन पर्व त्योहार एवं उत्सव होते थे, उस समय गोरखों के द्वारा जनता से लिया जाने वाला टैक्स होता था, जिसे सोनिया फागुन कहा जाता था। अदनी दफ्तरी भी एक प्रकार का टैक्स था, जो विशेष रूप से खस जमींदारों से वसूला जाता था।
दोनिया भी एक प्रकार का टैक्स था जो कि हेड़ी और मेवाती पशु चारकों से वसूला जाता था। तो आपसे पूछे जाएगा कि पशु चारकों से लिया जाने वाला टैक्स कौन सा था, इसे हम दोनिया टैक्स कहते हैं। कुर्की भी एक प्रकार का टैक्स था जिसे हम सामान्यतः असमानी फरमानी टैक्स के रूप में संबोधित करते हैं। कुर्की के तहत किसी भी व्यक्ति की धन संपत्ति या जमीन जायदाद को जब्त कर लिया जाता था, इसे ही हम कुर्की या फिर असमानी फरमानी कहते हैं। बलि भी एक प्रकार का टैक्स था गोरखा काल में, जो सैनिकों के द्वारा मनमाने ढंग से वसूला जाता था। हालांकि कुछ इतिहासकार बलि टैक्स का संबंध भूमि कर के रूप में दर्शाते हैं। ये बलि वाला टैक्स जो है वो दूसरा वाला बलि टैक्स नहीं है जिसमें जानवरों या मनुष्यों की बलि दी जाती है। ये अलग टैक्स है जो मनमाने ढंग से सैनिक वसूला करते थे और इतिहासकारों ने इसे भूमि कर के रूप में दर्शाया है। कुसही नामक टैक्स ब्राह्मणों से वसूला जाता था। जानिया सुनिया भी एक प्रकार का टैक्स था जो कि राजस्व और लगान संबंधी प्रश्न पूछने पर वसूला जाता था। यदि आप कर्मचारियों से अपनी जमीन से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं या राजस्व से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता था, जिसका नाम था जानिया सुनिया टैक्स। तिमारी भी एक प्रकार का टैक्स था जो नगद रूप में सूबेदार और फौजदारों के लिए वसूला जाता था। सूबेदार गोरखों का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता था और फौजदार परगनों का अधिकारी होता था। तो सूबेदार और फौजदार के लिए नगद के रूप में वसूला जाने वाला टैक्स तिमारी कहलाता था। तो ये गोरखा कालीन कुछ प्रमुख टैक्स थे। आइए एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। पुंगड़ी एक प्रकार का भूमि कर था। सुबांगी दस्तूर भी एक प्रकार का भूमि कर था जो 20 नाली भूमि के हिसाब से वसूला जाता था। पगड़ी या फिर पगड़ी भी एक प्रकार का भूमि कर था जो भूमि की खरीद फरोख्त के रूप में वसूला जाता था। रहता बहता गोरखा कालीन एक टैक्स का प्रकार था जो छिपाई गई संपत्ति पर वसूला जाता था। इसके अलावा मिझारी गोरखा कालीन टैक्स था जो विशेष रूप से कुटीर उद्योगों पर वसूला जाता था। इसके दायरे में शिल्पकार, चर्मकार और बढ़ई इत्यादि लोग शामिल हुआ करते थे। टानकर को हम कपड़ा कर के रूप में भी जानते हैं। यह विशेष रूप से बुनकरों से वसूला जाता था, अर्थात हथकरघा का कार्य करने वाले बुनकरों से जो कि हाथ से कपड़े बनाते थे, उनसे टानकर या फिर कपड़ा कर वसूला जाता था। मांगा एक प्रकार का गोरखा कालीन टैक्स था जिसे हम पाल टैक्स कहते हैं और यह युद्ध काल में प्रत्येक वयस्क नौजवान से वसूला जाने वाला टैक्स था। गरही पिछई भी एक प्रकार का टैक्स था जो कि मोकर के रूप में जाना जाता है और यह प्रत्येक परिवार से या फिर प्रति परिवार या प्रति मवासे या फिर प्रत्येक घर से वसूला जाता था, जिसे हम घुरही पिछई या फिर मोकर के रूप में संबोधित करते। गोरखा काल में शायर भी एक प्रकार का टैक्स था जो कि चुंगी एवं सीमा शुल्क के रूप में वसूला जाता था। मेजबानी दस्तूर गोरखा कालीन एक टैक्स का प्रकार था जो सुरक्षा के एवज में वसूला जाता था और इसकी प्रवृत्ति मराठों के चौथ समान के समान होती थी। सोनिया फागुन भी एक प्रकार का टैक्स था जो गोरखा कालीन जो उत्सव होते थे, मेले त्योहार इत्यादि होते थे, उस समय आम जनता से वसूला जाने वाला टैक्स होता था जिसे सोनिया फागुन टैक्स कहा जाता था। अदनी दफ्तरी भी एक प्रकार का टैक्स था जो कि विशेष रूप से खस जमींदारों से वसूला जाता था। दोनिया नामक कर हेड़ी व मेवाती पशुचारकों से वसूला जाने वाला टैक्स था। कुर्की एक प्रकार का टैक्स था जो कि असमानी फरमानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति की धन संपत्ति जमीन जायदाद को वसूल कर लिया जाता था या फिर जब्त कर लिया जाता था। बलि एक प्रकार का टैक्स था जो सैनिकों के द्वारा मनमाने ढंग से वसूला जाता था। इतिहासकार बलि नामक टैक्स को भूमि टैक्स के रूप में संबोधित करते हैं। वहीं कुसई नामक टैक्स ब्राह्मणों से वसूला जाता था। जानिया सुनिया राजस्व और लगान संबंधी जानकारी लेने पर वसूला जाने वाला टैक्स था। वहीं तिमारी नामक टैक्स भी था जो नगद रूप में सूबेदार और फौजदार के लिए वसूला जाता था। तो ये गोरखा कालीन प्रमुख टैक्स है जो डेफिनेटली आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेगी। आइए गोरखों की सैनिक व्यवस्था को डिस्कस करते हैं। गोरखा काल में दो प्रकार के सैनिक थे। कार्यरत सैनिकों को जागरिया या फिर जागचा कहा जाता था, जबकि सेवामुक्त सैनिकों को ढाकरिया या फिर ठाकुरिया कहा जाता था और ये पेंशन प्राप्त सैनिक होते थे। अर्थात सेवामुक्त या फिर पेंशन भोगी सैनिकों को गोरखा काल में ढाकरिया या फिर ठाकुरिया कहा जाता था, जबकि कार्यरत सैनिकों को जागरिया या फिर जागचा कहा जाता था। आइए गोरखों की दंड व्यवस्था को डिस्कस करते हैं। गोरखों की दंड व्यवस्था को सामान्यतः दिव्य या फिर दीप कहा जाता था जो कि निम्न प्रकार से थी, जैसे गोलादीप, कढ़ाई दीप, तराजू दीप, तीर का दीप, घात का दीप और जहर दीप, जिसे हम काली हल्दी भी कहते हैं। आइए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम गोला दीप की बात करेंगे तो गोला दीप के तहत अपराधी को
अपराधी के हाथ में एक गर्म लोहे की छड़ दी जाती थी और उसे कुछ दूरी तय करनी होती थी। हाथ जलने पर उसे अपराधी घोषित कर दिया जाता था। अगर हम कढ़ाई दीप की बात करेंगे तो कढ़ाई दीप से तात्पर्य है कि उबलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई में अपराधी व्यक्ति के हाथों को डाला जाता था। यदि उसके हाथ जल गए तो उसे अपराधी सिद्ध घोषित कर दिया जाता था। इसके अलावा अगर हम तराजू दीप की बात करेंगे तो अपराधी व्यक्ति को एक रात को यानी शाम के समय पत्थरों से तराजू पर तोला जाता था। फिर अगले दिन उसे पुनः तोला जाएगा। यदि उसका वजन बढ़ गया, यदि उसका वजन प्लस हो गया तो वह निरपराध होगा। यदि उसका वजन कम हो गया अर्थात माइनस हो गया तो उसे अपराधी घोषित कर दिया जाता था। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको शाम को तराजू में तोला जाएगा और पूरी रात भर आपको खाना नहीं खाने दिया जाएगा और अगले दिन आपको पुनः उन्हीं पत्थरों से तोला जाएगा तो डेफिनेटली आपका जो वजन है वो कम हो जाएगा। इस प्रकार आप अपराधी घोषित हो जाओगे। अगर हम तीर का दीप की बात करेंगे तो तीर का दीप से तात्पर्य था कि जो अपराधी व्यक्ति होता था उसे तब तक पानी में डूबोकर रहना पड़ता था जब तक एक व्यक्ति अपने धनुष से बाण का संधान करेगा और उस बाण को जिस स्थान पर वो गिरा वहां से वापस लाने तक उस अपराधी व्यक्ति को पानी में डूबकर रहना पड़ता था। उदाहरण के तौर पर ए नाम का व्यक्ति है, ये अपराधी है, और बी नाम का व्यक्ति क्या करेगा, अपने धनुष से बाण का संधान करेगा। ये बाण जहां तक गिरेगा उस बाण को जाने में और इस बाण को वापस लाने में जितना समय लगेगा उतनी देर तक अपराधी व्यक्ति को पानी में डूबकर रहना पड़ेगा। यदि वो जिंदा बाहर निकल कर आया तो इसका मतलब वो निर्दोष है, और यदि बाहर निकल कर नहीं आया तो उसकी कहानी खत्म। अगर हम जहर दीप की बात करेंगे तो जहर दीप काली हल्दी का होता था। काली हल्दी का घोल पिलाया जाता था जो कि एक हिसाब से जहर के समान होता था। उसको पीने के बाद यदि आदमी जिंदा है तो इसका मतलब निर्दोष है, और यदि लुढ़क गया तो इसका मतलब उसका खेल खत्म। अगर हम घात के दीप की बात करेंगे तो घात का दीप एक प्रकार का विवादित वस्तुओं से संबंधित दीप है। इसके अनुसार क्या होता है, जैसे वर्तमान में अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे तो घात का जो दीप होता है वर्तमान में भी हमें देखने को मिलता है घात की प्रथा। इसके तहत क्या होता है, सपोजिट कोई विवादित वस्तु है या जमीन है या कुछ भी है, उस विवादित वस्तु को तंत्र मंत्र विद्या करके किसी मंदिर में रख दिया जाता था। फिर 6 महीने पश्चात उसका असर देखने को मिलता था अपराधी व्यक्ति पर, यानी कि उसके घर में कुछ न कुछ दुर्घटनाएं घटित होती थी। इसे ही घात का दीप कहते हैं। उदाहरण के तौर पे ये विशेष रूप से आपके मोरी क्षेत्र में देखने को मिलता है और इसके लिए नेटवाड़ क्षेत्र प्रसिद्ध है। नेटवाड़ का जो मंदिर है वहां पर सामान्यतः लोग विवादित वस्तु या संपत्ति को वहां पर रख के लाते हैं। अब जिस व्यक्ति के नाम से वहां पर वो वस्तु रखी गई, 6-7 महीने के पश्चात उस व्यक्ति के घर में किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना हमें देखने को मिलते हैं। इसे ही गोरखा काल में घात का दीप कहा जाता था, और ये वर्तमान काल में भी उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में प्रचलन में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार गोरखों की दंड व्यवस्था, जिसे दिव्य या दीप कहा गया, विशेष रूप से ध्यान रखना, गोला दीप, कड़ाई दीप, तराजू दीप, तीर का दीप, घात का दीप और जहर दीप, ये आदि गोरखों की न्याय व्यवस्था थी, या फिर इसे दंड व्यवस्था कहते हैं। आइए गोरखों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को डिस्कस करते हैं जहां से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे गोरखा काल में विचारी न्यायाधीश होता था, यानी गोरखा काल में न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था, जबकि शपथ ग्रंथ को हरिवंश कहा जाता था। गोरखा काल में जो कैनी होते थे ये राजसेवक का कार्य करते थे, ये मूलतः कारागार के अपराधी होते थे। जबकि चंद और पवार काल में जो कैनी होते थे ये कृषि दास होते थे, इनसे कृषि कार्य करवाया जाता था। लेकिन गोरखा काल में इनसे राजसेवक के रूप में कार्य कराया जाता था, और ये मुख्य रूप से जेल के अपराधी होते थे या कारागार के अपराधी। ब्राह्मण दासों को गोरखा काल में कठुआ कहा जाता था, और ब्राह्मणों पर जो टैक्स लगाया गया उसे कुशही नामक टैक्स कहा जाता था। शिल्प कर्मियों को गोरखा काल में कामी कहा जाता था, जबकि गोरखा कालीन जो घरेलू शराब होती थी जो गांव में ही बनती थी उसे जान या चकती कहा जाता था। इसके अलावा अगर हम गोरखा कालीन हथियारों की बात करेंगे तो गोरखों का सबसे प्रमुख हथियार खुंकरी था, जिसका निर्माण डोटी के गढ़ी नामक नगर में होता था, और नेवार जाति के लोहारों के द्वारा खुंकरी का निर्माण किया जाता था। इसके अलावा गोरखों के जो अन्य हथियार हैं उनमें लमछड़, खांडा और मुजाले आदि प्रमुख हैं। तो ये आपसे पूछा जाएगा। सैनिकों को सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को मानाचौल कहा जाता था, जबकि मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि को गूंठ भूमि कहा जाता था। और चंद काल की अगर हम बात करेंगे तो चंद काल में जो भूमि मंदिरों को दी जाती थी उसे विष्णु प्रीति भूमि कहा जाता था। गोरखों का प्रमुख त्योहार दशहरा था, जिसे हम दसाई कहते हैं। गोरखों में गुरुंग या फिर गुरुड़ जाति के जो लोग होते थे वो मोष्टिया देवता की पूजा करते थे।
महंत हरिसेवक को गोरखों के द्वारा सदावर्त का अधिकारी नियुक्त करा गया। सदावर्त यहाँ मतलब है लंगर से। जिस प्रकार आपने देखा होगा वर्तमान में लंगर लगते हैं, ठीक उसी प्रकार गोरखों के काल में जो धार्मिक यात्राएं होती थी केदारनाथ, बद्रीनाथ इत्यादि क्षेत्रों में, तो तीर्थ यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था होती थी, उसे सदावर्त कहते थे। और इस सदावर्त के लिए अधिकारी को नियुक्त करा गया जिसका नाम था महंत हरिसेवक। ये महंत हरिसेवक वही व्यक्ति है जो रण बहादुर, जो कुंवर रणजीत सिंह के समय जिन्होंने कड़ाई देव की परीक्षा से होकर गुजरे थे। तो कुंवर रणजीत सिंह जो कि गढ़वाल के प्रशासक नियुक्त होकर आए थे 1805 ईस्वी में, तो उनके समय में महंत हरसेवक पर हत्या का आरोप लगा था, इसीलिए महंत हरसेवक को कड़ाई देव की परीक्षा से होकर गुजरना पड़ा था और फिर बाद में इनको सदावर्त अधिकारी नियुक्त करा गया। ये आपसे पूछा जाएगा। गोरखों की राजभाषा गोरख्याली थी जो कि संस्कृत से उद्गमित मानी जाती है और गोरख्याली में मुख्य रूप से हिंदी, नेवारी और खसकुरी आदि भाषाओं का समन्वय देखने को मिलता, जबकि गोरखों की जो साहित्यिक भाषा थी उसे नेवारी भाषा कहा जाता है। इसी में सारा नेपाल का जो समूचा साहित्य है वो नेवारी भाषा में लिखा गया, जबकि गोरखों की गोरखे जो राजभाषा है उसे हम गोरखाली कहते हैं। गोरखों की अगर पोशाक की बात करेंगे, पहनावा, तो इसमें मुख्य रूप से चौबंद, टोपी और पैजामा आदि शामिल थे। तो ये गोरखों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थी जो डेफिनेटली आपसे पूछी जा सकती है। आइए इसके अलावा अन्य फैक्ट डिस्कस करते हैं। गोरखा काल में अगर हम गढ़वाल क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे तो गढ़वाल क्षेत्र गोरखा काल में 84 पट्टियों एवं 3 तहसीलों में बंटा हुआ था। 3 प्रमुख तहसीलें कौन कौन सी है? चांदपुरगढ़, लंगूरगढ़ और श्रीनगर। ये 3 महत्वपूर्ण तहसीलें गोरखों के समय विद्यमान थी। हालांकि पंवार राजवंश के समय भी तहसीलें विद्यमान थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि गोरखा काल में गढ़वाल की स्थिति क्या थी? आप आंसर करेंगे गढ़वाल 84 पट्टियों और 3 तहसीलों में बंटा हुआ था। 3 तहसीलें चांदपुरगढ़, लंगूरगढ़ और श्रीनगर में स्थित थी। इन 3 स्थानों पर ही गोरखों के द्वारा 3 न्यायालय स्थापित करे गए। तो पूछेगा कि गोरखा कालीन जो गढ़वाल क्षेत्र था वहां पर न्यायालय कहां पर स्थापित थे? आप आंसर करेंगे चांदपुरगढ़, लंगूरगढ़ और श्रीनगर। इसके अलावा गोरखा काल में जो बालक होते थे, बालिकाएं होती थी, उनको दास बनाकर बेच दिया जाता था। तो इसके लिए भी एक अलग से दास मंडी बनाई गई थी जो कि ऋषिकेश मार्ग पर भीमगोड़ा नामक स्थान पर स्थित थे। ये गोरखाकालीन दास मंडी या फिर गोरखाकालीन चौकी के रूप में जानी जाती है, जहां पर महिलाओं एवं बच्चों को बेच दिया जाता था दास बनाकर। इसके अलावा चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार महावीर थापा के द्वारा 1796-97 के आसपास किया गया। इसको हम डिस्कस कर चुके लास्ट लेक्चर के अंदर। जबकि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर का जो छत्र है, जो छत्र होता है ऊपर, उसका जीर्णोद्धार या नवीनीकरण वर्धाचार्य के द्वारा किया गया। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। इसके अलावा गोरखाकालीन उबरा और कोठरी, गोरखाकालीन उबरा और कोठरी किस स्थान पर हमें प्राप्त हुआ है? तो ये जोशीमठ के बड़गांव और उत्तरकाशी के बड़कोट से हमें गोरखाकालीन उबरा और कोठरी प्राप्त हुई। यहाँ गोरखाकालीन उबरा और कोठरी से मतलब है कि जब गोरखों के द्वारा गढ़वाली क्षेत्र में लोगों पर अत्याचार किए जाते थे, तो एक रात जोशीमठ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कुछ गोरखों को क्या करा, कमरे में बंद कर दिया, कोठरी में बंद कर दिया और वहीं पर उनकी हत्या कर दी। इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है या फिर काल कोठरी की घटना कहा जाता है उत्तराखंड के क्षेत्रों में। और जिस स्थान पर यह घटना घटित हुई वो है बड़गांव, जोशीमठ और बड़कोट, उत्तरकाशी का बड़कोट। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि गोरखाकालीन उबरा या कोठरी किस स्थान पर हमें प्राप्त हुए हैं, इसके प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो जोशीमठ के बड़गांव और उत्तरकाशी के बड़कोट से। तो ये गोरखाकालीन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके सामने प्रस्तुत करे गए। विशेष तौर पर ध्यान रखना गोरखों की राजस्व व्यवस्था, ये विभिन्न प्रकार के जो टैक्स है ये डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। न्याय व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो ये अन्य महत्वपूर्ण शब्दावली हैं यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? उदाहरण के तौर पर बताइए गोरखा काल में जो कारागार के अपराधी होते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कैनी कहा जाता था। गोरखा काल में शिल्प कर्मियों को किस नाम से जाना जाता था? इनको कामी कहा जाता था। गोरखा काल में कठुआ शब्द से आप क्या समझते हैं? तो कठुआ शब्द ब्राह्मण दासों को कहा जाता था। गोरखा काल में मुजाली शब्द से क्या तात्पर्य है? तो गोरखा काल में मुजाली एक प्रकार का हथियार था। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताइए गोरखा काल में चौबंद क्या था? क्या ये हथियार था या कोई पहनावा था या कोई आभूषण था? इस टाइप से इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं गोरखा प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जो भी जानकारी आपके सामने रखी गई है ये आपकी परीक्षाओं के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। इसको बेहतर तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे इसी प्रकार की अन्य घटनाओं के साथ, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक धन्यवाद।